स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में। उन सभी प्रकारों को हम लोग आज यहाँ पर परिभाषित भी करेंगे और उनकी विशेषताएं भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा विकास है भाई? आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास कहने का मतलब है जब कोई देश या फिर कोई क्षेत्र या फिर कोई अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध संसाधनों का समुचित विदोहन करता है या फिर संपूर्ण उसका प्रयोग कर लेता है और उन प्रयोग के माध्यम से किसी वस्तु का या फिर किसी सेवा का उत्पादन करता है और वह वस्तु या फिर सेवा जब बाजार में बिकता है तो इनकम प्राप्त होती है। अगर सारे लोगों की या फिर सारे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को अगर जोड़ दें तो हम लोग को मुख्य रूप से प्राप्त होता है जीडीपी। इसी को बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है राष्ट्रीय आय में, जो कि अगर ओपन इकोनॉमी रहे तब वो काम करता है, यानी कि जीडीपी प्लस निफा को जोड़ते हैं, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वो कैसे होता है फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आर्थिक विकास कहने का मतलब क्या है। कि यह एक क्षेत्र है, अभी इस क्षेत्र में तरह तरह के संसाधन मौजूद हैं। ठीक है, तरह तरह के संसाधन, हम लोग 3 तरह के संसाधन जानते हैं और यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करे, इसके लिए हम 3 तरह के संसाधन को जानते हैं। पहला हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा इसमें आता है भौतिक संसाधन। ठीक है, बार बार हम संसाधन नहीं लिख रहे, आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहला क्या देखें, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा क्या हो गया, भौतिक संसाधन यानी कि फिजिकल रिसोर्सेस। और तीसरा हो गया मानवीय संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। तो यहाँ पर ये तीनों जो संसाधन आप देख रहे हैं, इन तीनों संसाधनों का समुचित प्रयोग करना है या फिर समुचित विदोहन करना है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कि गुड्स का उत्पादन होता है। इसके प्राइस के साथ गुना कर दीजिए कि देश के अंदर कितनी वस्तुओं की जो मात्रा है वो उत्पादित हुआ है, और उसके प्राइस के साथ उसको गुना कर दीजिए, और उसके बाद प्राइस ले लीजिए किसका, सर्विसेज का। तो यहाँ पर दोनों ही प्राइस को जो है उसकी वस्तु के साथ या फिर उसकी सेवा के साथ गुना कर दें और लास्ट में दोनों को जोड़ दें तो हम लोग को मिलता है जीडीपी। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर अगर जीडीपी में से यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, यानी कि ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये फॉर्मूला आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दीजिए, यानी कि विदेशों से शुद्ध आय आपको कितना प्राप्त हुआ है, तब यही जाकर के आपका टोटल क्या कहलाता है, जीएनपी। और इसी को दरअसल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी के लिए ये है, और ध्यान में रखिए क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए राष्ट्रीय आय ये कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है, अगर किसी देश का नेशनल इनकम बढ़े अगर किसी देश का, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ने का ये पहला इंडिकेटर है। नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला इंडिकेटर है कि जब किसी देश का राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तब हम लोग उसको कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ये पहला इंडिकेटर है मात्र। इसमें दूसरा इंडिकेटर कौन सा आता है, वो है पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम। इसको कैसे निकालते हैं भाई, तो नेशनल इनकम को अगर हम लोग भाग दे दें टोटल पॉपुलेशन से, तब हमारा जाकर के निकल जाता है पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। क्लियर हो गया, ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। यानी कि जब किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तब भी हम लोग उसको कहेंगे कि वह देश जो है वो आर्थिक विकास कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये दूसरा इंडिकेटर भी आपको समझ में आ गया। तीसरा इंडिकेटर एक और है इसमें कि लोगों को अगर भोजन मिल रहा है तो पौष्टिक भोजन होना चाहिए, शिक्षा मिल रही है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रहा है तो उसमें भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी कि फर्जरी वाली काम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि लोगों का रहन सहन, लोगों का आर्थिक जीवन का स्तर बेहतर हो। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का समुचित विदोहन करके उत्पादन किया जाता है और उन उत्पादन के परिणाम स्वरूप किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तब उसी को हम लोग कहेंगे आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि नेशनल इनकम जो है वो पहला इंडिकेटर है, फिर पीसीआई जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा इंडिकेटर है, और तीसरा इंडिकेटर क्या बता दिया आपको कि मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, पूर्ति उसकी। ठीक है, यानी कि लोगों का जो रहन सहन का स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए। लोगों को अगर शिक्षा मिल रहा है तो गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य जो है मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रहा है तो वो भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इन्हीं आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए शॉर्ट में। ये फॉर्मूले हैं 2, ठीक है, और ये कोई फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी। इसमें दूसरा जो प्रकार है विकास के आधार पर उसको कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, या फिर आप दूसरे शब्दों में विकासशील अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं और डेवलपिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें जो तीसरा प्रकार है विकास के आधार पर वो है विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था का यहाँ 3 प्रकार यही है विकास के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे जो पहला प्रकार है वो क्या है अविकसित अर्थव्यवस्था, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो ध्यान में रखिए उन देशों या फिर उन क्षेत्रों को अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहाँ प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में से कोई एक नगण्य हो, यानी कि जब यहाँ पर तीनों ही तरह के संसाधन होनी चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, लेकिन इस तरह की अर्थव्यवस्था अगर है जहाँ पर तीनों ही तरह के संसाधन में से कोई एक नहीं पाया जाता है या फिर उनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है या फिर बहुत सीमित है, तब ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि ये तीनों संसाधन जो हैं वो आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हवा, मिट्टी, जल, ये सारी चीज़ें आती है, जबकि भौतिक संसाधन के अंतर्गत मशीनें या फिर कोई औजार, ये सारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर है मानवीय संसाधन, यानी कि मनुष्य भी वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखिए सभी मनुष्यों को हम लोग मानवीय संसाधन के रूप में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि मानवीय संसाधन नहीं कहते हैं, ठीक है। उन व्यक्तियों को या फिर उन लोगों को ही हम लोग सिर्फ मानवीय संसाधन में शामिल करते हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से या फिर किसी विशेष चीज़ की ट्रेनिंग के माध्यम से उत्पादन की क्रिया में भाग लेता हो। ऐसे ही व्यक्तियों को हम लोग मानवीय संसाधन कह सकते हैं। सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखिए कि मानवीय संसाधन नहीं कहा जा सकता, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोग मानवीय संसाधन कहेंगे जो कि शिक्षा के माध्यम से या फिर किसी विशेष चीज़ की ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से जो है उत्पादन की क्रिया में भाग ले और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता हो या फिर देश की राष्ट्रीय आय में अपना कंट्रीब्यूशन करता हो। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यह विकसित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें सबसे जो पहली विशेषता है वो ये है कि यहाँ के लोग अधिकतर कृषि पर आधारित हैं और इसीलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि वाले गतिविधियों में लगे हुए रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही होता है, यानी कि कृषि से ही लोग जो है यहाँ पर आजीविका प्राप्त करते हैं, यानी कि इनका सहारा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इनकी आजीविका जो है वो कृषि से ही चलता है या फिर कृषि वाले व्यवसाय से ही चलता है। इसीलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। क्लियर हो गया, यानी कि कृषि प्रधानता वाला देश है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका विशेषता ये है कि इस अर्थव्यवस्था के लोग अधिकतर औद्योगिक गतिविधियों से अपरिचित होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल वाले सेक्टर में काम करना नहीं चाहते हैं। लोग जो हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाते, लोगों को ये जो है प्रशिक्षण ही नहीं मिल पाता कि लोग किस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियों को करें और किस प्रकार से अपना व्यवसाय को चला सके। तो ये इन सारी चीज़ों से जो है अपरिचित होते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये अप्रशिक्षित होते हैं उन सारी चीज़ों से जो कि इन्हें जानना चाहिए, औद्योगिक सेक्टर में जाकर के काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरी अर्थव्यवस्था में जाकर के या फिर उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं या फिर उद्योग वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें जाकर के काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगली विशेषता ये है इसी अर्थव्यवस्था का कि यह अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों में गतिशीलता का अभाव होता है। जैसे कि हमने अभी कहा जैसे कि कोई लोग जो है दूसरी अर्थव्यवस्था में जाकर के यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, यानी कि लोग जो हैं वो मोबाइल नहीं है, यानी कि यहाँ से वहाँ जाकर के काम नहीं करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक तो ये इस बात से डरते हैं
कि हमें जो है औद्योगिक गतिविधियों का ज्ञान नहीं है, हमें जो है किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, तो यहाँ के लोग किस प्रकार से काम करें औद्योगिक सेक्टर में जा करके इन चीज़ों से अपरिचित रह जाते हैं और इसी वजह से जो है लोग यहाँ पर गतिशीलता उनमें नहीं पाई जाती, या फिर कह सकते हैं कि गतिशीलता का अभाव होता है। लोग जो है दूसरे देशों में जाकर के नहीं काम करना चाहते, औद्योगिक गतिविधियों वाले देश में जाकर के काम नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग जो है सिर्फ अपनी ही अर्थव्यवस्था में सिमट करके रह जाते हैं। इस प्रकार से उनकी इच्छाएं भी दबी रह जाती है। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यह विकसित क्यों शामिल किया जा रहा है, कि यह विकसित अर्थव्यवस्था है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। अगली विशेषता ये है इस अर्थव्यवस्था के कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और संपत्ति का जो वितरण होता है उसमें अधिक असमानता पाई जाती है, यानी कि एक तरफ यहाँ पर अमीर और भी अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था है ये, यानी कि यहाँ पर कहें कि जो 20% इनकम है, नेशनल इनकम 20% जो नेशनल इनकम है वो 80% लोगों के हाथ में है और 80% नेशनल इनकम मात्र 20% लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी असमानता पाई जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो विशेषता है वो क्या है कि यह अर्थव्यवस्था कच्चे माल का निर्यातक होता है। बिल्कुल सही, आपको पहले वाले से स्पष्ट होता होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि वाली गतिविधियों पर काम करते हैं, अपना व्यवसाय जो है वो कृषि से ही संबंधित रखते हैं और इसी वजह से ये जो है कच्चे पदार्थ को ज़्यादा निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में कच्चे पदार्थ को ज़्यादा भेजते हैं और ये बने हुए चीज़ों को या फिर तैयार हुए चीज़ों को, मैन्युफैक्चर्ड हुए चीज़ों को जो है अपने देश में लाने का काम करते हैं। यानी कि ज़्यादातर ये जो है वो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों को आयात करते हैं और कच्चे पदार्थों का निर्यात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया होगा। अब देखिए इसी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता क्या है कि यहाँ पर अगर औद्योगिक विकास होता भी है तो उसकी गति जो है वो बहुत धीमा होता है या फिर असंतुलित औद्योगिक विकास हो जाता है। कह सकते हैं कि एक तो औद्योगिक गतिविधियों से ये अपरिचित होते हैं और इसी वजह से लगता है कि ये ज़्यादातर जो है धीमी गति से औद्योगिक विकास करते हैं और दूसरा कारण ये भी हो जाता है कि यहाँ पर असंतुलित औद्योगिक विकास होता है। यानी कि ज़्यादातर जो उद्योग हैं या तो वो गाँव में लगाए जाते हैं या फिर ज्यादातर शहरों में लगाए जाते हैं। यानी कि दोनों तरफ क्या है कि बैलेंस होकर के नहीं चला जाता। जो यहाँ पर विकास हो रहा है औद्योगिक विकास वो धीमी गति से होता है। पहला तो ये कारण निकल गया और दूसरा कारण ये निकल करके आ रहा है कि यहाँ पर जो विकास हो भी रहा है, आर्थिक विकास या फिर औद्योगिक विकास जो भी हो रहा है वो असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अगली विशेषता ये है इस अर्थव्यवस्था की और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में कुशल एवं समर्थ प्रशासन तथा संगठनात्मक ढांचे का अभाव होता है। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो राजनीतिक चीज़ों से भी जो है अपरिचित होते हैं। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं सही से जागरूक भी नहीं हो पाते हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में ठीक से नहीं जानते। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इस तरह की जहाँ पर विशेषताएं पाई जाती है, ऐसी विशेषता पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था को ही यह विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रकार को, जो कि कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको।